हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, जिसमें हमने पिछले वीडियो में नेंसर्ड समीकरण की व्युत्पत्ति की, उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल थे उनको सॉल्व किया, पीएच के मान की गणना की, विद्युत वाहक बल की गणना की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेंसर्ड समीकरण के अनुप्रयोग, और जिसमें इम्पोर्टेंट होता है क्या कि नेंसर्ड समीकरण की सहायता से साम्य स्थिरांक Kc के मान की गणना। साम्य स्थिरांक को हम Kc से भी व्यक्त करते हैं और K इक्विलिब्रिया EQ, और इंग्लिश में क्या कहते हैं साम्य स्थिरांक को? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हम Kc के मान की गणना करेंगे नेंसर्ड समीकरण के से। तो इसके लिए हम क्या करें कि सबसे पहले हम नेंसर्ड समीकरण से जब साम्य स्थिरांक Kc के मान की गणना करेंगे तो हम गैल्वेनिक सेल यानी जो डेनियल सेल होता है उसकी अभिक्रिया पर विचार करें तो उसकी रिएक्शन क्या होती है। देखिए, नेंसर्ड समीकरण की रिएक्शन हमने देखी सेल डायग्राम। तो ये होता है कि Zn / Zn+2 लवड़ से 2 Cu+2 Cu, ये रिएक्शन देखी थी हमने जब सेल डायग्राम बनाया। एनोड जो होता है उसमें डेनियल सेल में किसका बना होता है? जिंक का, और कैथोड जो बना होता है वो किसका बना होता है? कॉपर का। तो देखिए, सेल डायग्राम के लिए हमने तरीका बताया था आपको कि सबसे पहले धातु, फिर धातु आयन, फिर लवड़ सेतु, फिर धातु आयन और धातु। यानी कॉर्नर पे हमने बताया था आपको कि कॉर्नर पे हमेशा क्या रखनी है? आपको धातु रखनी है। अब देखिए, सेल डायग्राम बना दिया। अब इससे क्या करें हम कि सेल बनाएं। तो सेल के लिए देखिए तरीका भी बताया था, यानी डेनियल सेल को हम देखें। ये डेनियल सेल था, इसमें लेफ्ट तरफ क्या था? एनोड, और राइट तरफ क्या था? कैथोड। ये एनोड है, एनोड पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और ये किसका बना होता है? जिंक का। और ये क्या है? कैथोड है जो कॉपर का बना होता है, और इस पर कौन सा साइन होता है? पॉजिटिव साइन होता है। जिंक जो होता है वो किस में डूबी रहती है? जिंक धातु की जो छड़ है वो अपने ही आयनों वाले विलयन में डूबी रहेगी, यानी ZnSO4 के विलयन में। और कॉपर धातु की जो छड़ है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई रहती है। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, और दोनों पात्रों का जो संबंध है एक उल्टी की हुई U आकार की नली से कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लवड़ सेतु। ये लवड़ सेतु था। और ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स थे उनको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया था हमने। ये सेल बन गया था। इस सेल में देखें, इधर से इस सेल में रिएक्शन की बात कर रहे थे जब हम। तो रिएक्शन क्या हो रही थी इस सेल में कि जिंक धातु के मानक अपचयन विभव का मान क्या था? कम था, और इसके Zn के मानक अपचयन विभव का मान कम होने के कारण इससे क्या निकाले जाएंगे? इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, अर्थात इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीकरण। ये हमने स्टार्टिंग में आपको चैप्टर में इसकी ट्रिक बता दी थी कि एनोड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेना है, उस पर हमेशा क्या करानी है? ऑक्सीकरण की क्रिया, और उस पर गैल्वेनिक सेल यानी रासायनिक सेल के लिए क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अब Zn और कॉपर में से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर जिस धातु के मानक अपचयन विभव का मान कम होता है उसका दो एनोड बनाया जाता है, और दूसरे का क्या बनाया जाता है? कैथोड बनाया जाता है। इसलिए हमने जिंक का क्या बनाया? एनोड, और कॉपर का क्या बनाया? कैथोड बनाया। क्यों बनाया जिंक का एनोड? क्योंकि जिंक के मानक अपचयन विभव का मान क्या है? कम है। अब देखिए, इसके मानक अपचयन विभव का मान कम है, इसका मतलब इस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होनी है। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो जिंक धातु से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो
जिंक के मानक अपचयन विभव का मान कम होने के कारण जिंक धातु द्वारा क्या निकाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और धारा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में बहती है, तो धारा इधर से जाएगी। तो जिंक धातु द्वारा जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकले तो विलयन में बताइए क्या आ गए, बताओ, Zn+2 आयन आ गए। विलयन में क्या आ चुके हैं बताओ, Zn+2 आयन आ गए, क्योंकि जिंक की क्षण है उससे क्या निकलेंगे बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे और Zn+2 बनता जाएगा, जिससे इस जिंक की जो क्षण है वो पतली होती जाएगी और जिंक आयन किस में आ गए, इसे विलयन में आ गए। अब इस विलयन में आ गए, इसके बाद इसमें देखें ये इलेक्ट्रॉन बाह्य पर्पस से होते हुए देखिए यहाँ पर आए, यहाँ आए, कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुँच गए और इस विलयन में देखिए क्या है, कॉपर आयन है, ये कॉपर सल्फेट है, वो कैसे टूटेगा देखिए, Cu+2 और सल्फेट आयन में। तो यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं वो किस द्वारा ग्रहण कर दिए जाएंगे बताओ, कॉपर द्वारा ग्रहण किए जाएंगे और कॉपर में अपचयित हो जाएंगे, जिसके कारण ये परत क्या हो रही थी, मोटी हो रही थी। यहाँ कॉपर बनती जाएगी और ये Cu+2 की सांद्रता क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। इसमें देखिए ये ZnSO4 में ये ZnSO4 कैसे टूटा, Zn+2 और SO4-2, तो इसका मतलब जब इसमें तो Zn+2 की सांद्रता बढ़ती जा रही है, एनोडिक सेल में क्या हुआ, Zn+2 की सांद्रता वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इधर देखिए कैथोड में क्या हो रहा है, कॉपर आयन कॉपर में अपचयित हो रहे हैं, इसका मतलब Cu+2 आयन की सांद्रता घटती जा रही है। ये Cu+2 आयन की जो सांद्रता है उसका मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो इसमें Zn+2 की सांद्रता बढ़ी, इसमें कॉपर आयन की सांद्रता क्या होगी, घटेगी। अब नेंसर्ड समीकरण से देखें, अब नेंसर्ड समीकरण क्या कहता है, देखिए नेंसर्ड समीकरण से क्या हम जानते हैं कि E बराबर जो होता है E0 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन, या इससे पहले ये लिख दें क्या सिद्ध किया था हमने, 1 अपॉन आयनों की सांद्रता, 1 अपॉन आयनों की सांद्रता। इसको अगर मैं साइन को चेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए E0 और प्लस 0.0591 अपॉन n, और ये लॉग वाली टर्म है, लॉग 1 माइनस ये होता और माइनस माइनस प्लस हो जाता, ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा कि लॉग, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, आयनों की सांद्रता, ये आ गया, यानी पॉजिटिव में आ गया। यानी इससे निष्कर्ष क्या निकला नेंसर्ड समीकरण से, कि किसी भी सेल का जो सेल विभव है, ये ई सेल है और ये E0 सेल, किसी का भी जो सेल विभव है, ई सेल जो होता है वो आयनों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये हमने देखा नेंसर्ड समीकरण से सिद्ध किया। किसी भी सेल का सेल विभव या इलेक्ट्रोड जो विभव होता है विलयन में आयनों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब विलयन में आयनों की सांद्रता के समानुपाती है, इसका मतलब क्या हुआ, इधर आइए, इसमें देखिए कि इधर क्या हो रहा है, Zn+2 आयन की सांद्रता बढ़ रही है। जब आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो ई सेल का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ई सेल का मान बढ़ेगा, इसका मतलब इधर Zn+2 आयन की सांद्रता बढ़ रही है, इसका मतलब इसका ई सेल जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इधर आयनों की सांद्रता में कमी आ रही है कॉपर की, तो इसका मतलब इस इधर जो होगा ई सेल का मान वो क्या होगा, घटेगा। एक तरफ बढ़ेगा और एक तरफ घटेगा। और इन दोनों में पहले हम देख रहे थे जिंक और कॉपर में से इलेक्ट्रोड विभव यानी किसका कम होता है, जिंक का स्टार्टिंग में कम होता है और कॉपर का क्या होता है, ज़्यादा। लेकिन जैसे ही इनको गैल्वेनिक सेल से जोड़ा यानी डेनियल सेल बनाया तो रिएक्शन जैसे ही शुरू हुई, रिएक्शन शुरू होने के बाद में क्या देखा हमने कि Zn+2 आयन की सांद्रता बढ़ रही है, और Zn+2 आयन की सांद्रता बढ़ रही है तो क्या होगा,
कि ई सेल का मान क्या होगा, बढ़ेगा, इसका इलेक्ट्रोड विभव बढ़ना चालू हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, घटना चालू हो जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों का इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं, क्योंकि उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा और विद्युत वाहक बल यानी ई सेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका कम है और इसका ज़्यादा। लेकिन रिएक्शन के बाद क्या होगा, इसका बढ़ना चालू और इसका घटना चालू। एक स्थिति ऐसी आएगी कि दोनों का इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, और समान हो जाएगा तो इस स्थिति को क्या कह देंगे हम, साम्यावस्था कह देंगे। उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, यानी इधर से बढ़ रहा है, इधर से घट रहा है। तो इस स्थिति में तो एक स्थिति ऐसी आती है कि दोनों का इलेक्ट्रोड विभव बराबर हो जाता है। एक स्थिति में दोनों का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा तो सेल विभव या विद्युत वाहक बल, जिसको हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, ई नॉट सेल, ई सेल, सेल विभव ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब ई ज़ीरो हो गया तो उस स्थिति को हो जाता है, इस स्थिति को साम्यावस्था कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहेंगे हम, साम्यावस्था कहेंगे। अब साम्यावस्था की कंडीशन लगानी है, यानी कि हमको नैनसर्ट समीकरण में, तो नैनसर्ट ये हमने सिद्ध कर दिया कि साम्यावस्था के लिए ये जो सेल है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो हम दोबारा से नैनसर्ट समीकरण से आए, तो नैनसर्ट समीकरण से देखें हम, जो हमने शुरू से लिया था कि ई सेल बराबर था ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये आ गया था। अभिकारक की सांद्रता बटे उत्पाद की सांद्रता, या हम इसको ऐसे लिखें, ई सेल बराबर तो क्या होता है, चूंकि ई सेल बराबर क्या है, ज़ीरो, किसके लिए, साम्यावस्था के लिए, साम्यावस्था के लिए ई सेल बराबर ज़ीरो। और चूंकि के सी बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता बटे वो उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो यहाँ पर इसकी जगह के सी रख दें और इसका मान ज़ीरो रखो, देखो ज़ीरो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग, और ये क्या आ गया, के सी, ऐसे आ गया। इसको इधर ले गए, देखिए ये क्या हो जाएगा कि ई नॉट सेल बराबर 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, ये हो गया। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, तो देखिए लॉग के सी बराबर एन ई नॉट सेल का अपॉन 0.0591, ये लॉग के सी का मान निकल के आ गया, जिसे हम न्यूमेरिकल करेंगे के सी के लिए। अब हम गैल्वेनिक सेल के लिए क्या किसकी गणना करें, के सी के मान की।
गैल्वेनिक सेल के लिए Kc के मान की गणना करें तो देखो इसको हमने क्या किया कि Kc अगर इसमें से निकाला मैंने तो Kc बराबर क्या हो जाएगा एंटी लॉग, लॉग का उल्टा क्या होता है एंटी लॉग, इसको इधर ले गए तो Kc बराबर एंटी लॉग और ये एज इट इज़ आ गया ऐसे ही। लॉग का उल्टा क्या होता है एंटी लॉग, ये ऐसे आ गया। अब देखिए गैल्वेनिक सेल के लिए बात करें हम कि गैल्वेनिक सेल के लिए क्या होगा, गैल्वेनिक सेल के लिए n का मान कितना होता है 2, n बराबर 2। n क्या है अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और गैल्वेनिक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है 2 का। तो अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई इसमें 2 आ गई। तो और इसके लिए ई नॉट सेल कितना होता है गैल्वेनिक सेल के लिए, वो भी फिक्स होता है 1.10 वोल्ट इतना होता है। ये वैल्यू इसमें रखो, देखो Kc बराबर एंटी लॉग n का मान 2 गुणा ई नॉट सेल 1.10 अपॉन 0.0591। जैसे इसको सोल्व करोगे आप तो Kc बराबर एंटी लॉग और ये आ जाएगा इसका जब मान आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा 37.288 इतना आ गया। और हमको इसमें से किसका मान निकालना है Kc का मान निकालना है। Kc का मान कैसे निकालेंगे देखिए, एंटी लॉग या तो आपके लिए देखिए एंटी लॉग और लॉग के वैल्यू आपको दी हुई आती हैं एग्ज़ाम में, कोई सा भी देंगे आप कॉम्पिटिटिव देंगे या बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें लॉग और एंटी लॉग के मान आपको दिए हुए आएंगे। तो आपको एंटी लॉग इतने का मान दिया हुआ आएगा या लॉग एंटी लॉग इतने का आ जाएगा मान 0.288 का इतना मान होता है। अब 37 का नहीं पता आपको तो कैसे ज्ञात करना है, उसके लिए सीधा तरीका ये होता है कि दशमलव से पहले इस पॉइंट से पहले जितने भी अंक हैं ना उनको 10 की घात में भेज दो आप, दशमलव से पहले वाले अंकों को 10 की घात में भेज दो। जैसे माना यहाँ पे कितना होता एंटी लॉग 10.05 है ऐसे, तो दशमलव से पहले 10 है तो ये 10 पे घात 10 हो जाता। अगर हम यहाँ पे जैसे माना एंटी लॉग 11.89 है जैसे, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दशमलव से पहले कितने अंक हैं 11, 10 पे घात 11। अब दशमलव से पहले इसमें देखो कितने अंक हैं 37, इसका मतलब मैंने गुणा कर दिया 10 पे घात 37 का। ये तो आ गया किसका एंटी लॉग, इस दशमलव से पहले वाले अंक का। जितने भी अंक हैं उनको उनके 10 की घात में भेज दो। अब लेना है एंटी लॉग 0.288 का। अब उल्टा चलो, लॉग का उल्टा क्या होता है एंटी लॉग, तो लॉग का उल्टा एंटी लॉग देखिए कैसे लिखेंगे कि लॉग 2 का मान कितना होता है 0.2310 होता है और ये दे रखा है कितना 0.288। देखो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, लगभग समान हैं। ये 0.29 है एक तरह से और ये 0.3 है, लगभग बराबर हैं। इसका मतलब ये किसका मान है 2 का। तो डायरेक्ट कैसे लिख देंगे, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 गुणा 10 पे घात 37। गैल्वेनिक सेल के लिए Kc का मान कितना निकल के आ गया 2 गुणा 10 पे घात 37। तो इस प्रकार से हम एंटी लॉग को भी सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आपके लिए एग्ज़ाम में क्या आएंगे, लॉग और एंटी लॉग के जो मान हैं वो दिए हुए आते हैं। अब देखिए Kc पर आधारित न्यूमेरिकल देखते हैं हम। सबसे पहला न्यूमेरिकल दे रखा है, निम्न अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक Kc की गणना करनी है। ये एक रॉक्स रिएक्शन दी हुई है जिसके लिए हमने ई नॉट सेल का जो मान है वो 0.46 वोल्ट दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए जब Kc हमसे पूछ रहा है तो Kc वाला जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो यूज करना है। और वो क्या होता है Kc के लिए, जब विद्युत वाहक बल यानी ई सेल या ई नॉट सेल के मध्य संबंध और किसके साम्य स्थिरांक Kc के मध्य के जो संबंध होता है उसको व्यक्त करने वाला जो समीकरण है वो कौन सा था। अभी जो हमने लिखा था कि Kc बराबर क्या होता है एंटी लॉग एन ई नॉट सेल का अपॉन 0.059
1। ये फॉर्मूला ड्राइव किया था अभी, इसमें Kc निकालना है। Kc बराबर देखिए एंटी लॉग n कितना है इसमें 2। अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। देखिए इसमें या तो आप एनोड और कैथोड पर रिएक्शन लिख के देखिए, आपको मालूम होगा कि इसमें से अभिक्रिया में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कितने का हो रहा है 2। और नहीं तो डायरेक्ट इस रिएक्शन से, रेडॉक्स रिएक्शन से कैसे देखेंगे हम कि अधिकतम जो चार्ज लगा हुआ है वो अभिक्रिया में प्रयुक्त क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऐसे देख लेंगे हम। तो इस पर कितने हैं 2, ये 2 अपॉन ये 2 कर दिया हमने। ई नॉट सेल का मान कितना है 0.46 वोल्ट अपॉन 0.0591। इसका जैसे ही गुणा करेंगे हम तो आएगा 15.6। इसका गुणा किया और इसका भाग दिया तो कितना आएगा 15.6। Kc बराबर कैसे निकालेंगे, इसका एंटी लॉग लेना है। अभी मैंने तरीका बताया था कि दशमलव से पहले वाला जो अंक है वो 10 की घात को रिप्रेजेंट करेगा। तो दशमलव से पहले अंक कितना है 15। इसका मतलब इसको तो किस में भेज दो आप 10 की घात में। तो ये गुणा किया मैंने, ये तो चला गया 10 पे घात 15। अब 0.6 का एंटी लॉग लेना है तो उल्टा चले हम, log 2 का मान 0.3010, log 3 का मान 0.4771, log 4 का मान कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा कितना 0.6020। इतना आ गया। लॉग का उल्टा क्या होता है एंटी लॉग। हमने कहा या तो इस तरीके से निकाल सकते हो आप, या आपके लिए एग्ज़ाम में देगा कि एंटी लॉग 0.6 का मान इतना है, तो log 4 का मान 0.6 के समथिंग आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना रख देंगे हम 4। ये आंसर आ जाएगा। इस Kc निकल के आ गया 4 गुणा 10 पे घात 15। दशमलव से पहले जो अंक हैं उनको आप पावर में भेज देना। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव इतना दिया हुआ है, होता भी है इतना ही। इस अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा जी की गणना करनी है हमको। तो देखिए इसके लिए इलेक्ट्रोड विभव और इसमें डेल्टा जी में जो संबंध है, डेल्टा जी बराबर होता है माइनस NF ई नॉट। डेल्टा जी बराबर माइनस NF ही होता है। और चूँकि ये मानक की फॉर्म में दिया हुआ है, यानी ई नॉट सेल दिया हुआ है वो कितना है 1.1 वोल्ट। इस वाले फॉर्मूले में रखें हम, डेल्टा जी बराबर माइनस n, वही डेनियल सेल है। डेनियल सेल के लिए n का मान अभिक्रिया में प्रयुक्त कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, ये 2। F 96,500 होता है गणनाओं के लिए, लेकिन अगर मैं एक्चुअल मान रख के करूँ तो एक्चुअल मान जो होता है इसका F का 96,487 कूलम प्रति मोल होता है। लेकिन गणनाओं के लिए हम कितना भी मान लेते हैं 96,500 कूलम प्रति मोल। तो दोनों में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक्चुअल मान से आपको सॉल्व कर रहा हूँ। 96,487 गुणा ई नॉट सेल का 1.1, और जैसे ही इसको सॉल्व करोगे डेल्टा जी बराबर आ जाएगा माइनस का साइन है ही 212.27 जूल मोल इनवर्स प्रति मोल। ऊर्जा की इकाई है जूल प्रति मोल। डेल्टा जी क्या है, मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, तो इकाई भी क्या बन जाएगी जूल प्रति मोल। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा इसका।